औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आई एम डॉक्टर हमाद खलील, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द अटक कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये जो लेक्चर आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ 3 लेक्चर्स। ठीक है, तो इन 3 लेक्चर्स में हम मेटलेब को थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आसान भी है आप लोगों के लिए, तो उन पे डिस्कशन होगी। अच्छा, उनको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करेंगे और उसकी फिर जो सिमुलेशन है मेटलैब में, उसके कोड डिजाइनिंग पर भी बात होगी। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो और आप लोगों ने कैलकुलस का सब्जेक्ट्स कैलकुलस 1 पढ़ा होगा। तो उसमें आप डिराइवेटिव्स से भी यानी इंट्रोडक्शन हो गई होगी कि डिराइवेटिव्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और डिराइवेटिव्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर का जो यानी पॉइंट है वो पावर सीरीज पे हमारी डिस्कशन होगी कि पावर सीरीज क्या होता है, किस तरह होता है, और यानी व्हाट इज पावर सीरीज। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के पार्ट में, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा भी होगा और कई बार इस चीज को आपने देखा भी होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial dot 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 means this is infinite summations। ठीक है कि ई पावर एक्स को इस तरह की एक सीरीज शेप में रिप्रेजेंट किया गया होता है। ठीक है, साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन भी आपने देखा होगा कि साइन एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन है वो है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी। थर्ड नंबर पे आपके सामने काज ऑफ एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन है जिसे आप यूज करते हो वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 को आप कंसिडर कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे साथ एक इक्विलिटी है जो दो क्वांटिटीज को आपस में इक्वेट कर रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स जो कि ई पावर एक्स की इक्वलेंट है, और राइट हैंड साइड पे उसी फंक्शन का जो इक्वलेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो लिखा गया है। अच्छा, दोनों जो क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वलेंट सिर्फ एक ही केस में होती है, जब आपको ये इनफाइनाइट टर्म्स, सारे टर्म्स मालूम हो। ठीक है, आपने इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट कर लिए और वो सारे टर्म्स आपने एक सीरीज में लिख लिए, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके एग्जैक्टली इक्वलेंट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इसी सीरीज में से पहले 3 टर्म कंसिडर कर लें और पहले 4 टर्म आप कंसिडर कर ले और 5th टर्म एंड ऑनवर्ड सब अगर हम फॉर एग्जांपल डिलीट कर ले, फॉर एग्जांपल उसको हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसके पहले 4 टर्म्स यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस बार अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट होंगे। अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट का मतलब है कि करीब करीब इक्वलेंट होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वलेंट नहीं होंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट होंगे। ठीक है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, अच्छा, वो डिफरेंस अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम ज्यादा टर्म्स कंसीडर करेंगे, एक टर्म फॉर एग्जांपल एक्स पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल भी हम कंसीडर कर लें तो वो डिफरेंस कम होती जाएगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सीरीज में जितने ज्यादा टर्म्स आप इंक्लूड करेंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आपका सीरीज ई पावर एक्स के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो सारी सीरीज में यही है कि दोनों साइड्स पे जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली इक्वलेंट is only in the case when you have infinite terms. If you have some finite portion of the series, then both the sides are not equivalent, but they are approximately equivalent. ठीक है, अब ये एक कॉमन सा क्वेश्चन सबकी जहन में आता है
जब हम पहली बार इस तरह की सीरीज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इक्वलिटी आपस में दोनों क्वांटिटीज आपस में सच में इक्विवेलेंट है या ये अप्रॉक्सीमेशन है। जिस तरह से अभी पहले मैंने बात की कि अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स कंसीडर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होगा, अगर हम इनफाइनाइट से कम टर्म्स कंसीडर करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरह की सीरीज क्या हर एक फंक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमारे साथ तो फंक्शन है e पावर x, तो क्या अगर e पावर 2x हो तो उसका सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है, दूसरे किसी फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एक अहम सवाल है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया गया हो, फॉर एग्जांपल इस तरह का फंक्शन दिया गया हो e पावर x प्लस साइन x प्लस cos x, तो क्या इसी फंक्शन का हम पावर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होगा जो हमें किसी गिवन फंक्शन का सीरीज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें इस तरह का प्रोसीजर पता चल जाए जिस प्रोसीजर पे हम अगर उस प्रोसीजर को हम साइन एक्स पर अप्लाई करें और वो प्रोसीजर हमें आउटपुट में साइन एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन हमें बता दें। ठीक है, यानी ये सीरीज किस तरह से कैलकुलेट कर लिया गया है। y साइन ऑफ x इस शेप में लिखा गया है, cos ऑफ x को इस तरह क्यों लिखा गया है। cos ऑफ x में 1 प्लस एक्स पावर 1 वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर है फिर x4 है, तो ऑड पावर्स ऑफ x cos ऑफ x में मौजूद क्यों नहीं है। इस तरह साइन x में इवन ऑर्डर पावर्स ऑफ x मौजूद क्यों नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह आज के जो लेक्चर है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आंसर करें कि व्हाट इज द स्टोरी एक्चुअली। सो हमें थोड़ा सा जनरलाइज्ड एक जनरलाइज्ड नोटेशंस की तरफ जाना होगा। ठीक है, अभी जो हमने प्रीवियस सीरीज देखे तो उसको अगर हम फॉर एग्जांपल जनरल शेप में लिखना चाहे तो जनरल शेप में इस तरह लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज अ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू a constant c naught plus a constant c1 multiplied by x power 1 plus c2 x power 2 plus c3 x power 3 up to infinity। ठीक है, सारे फंक्शंस को इसी तरह की शेप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर e पावर x को हम कंपेयर करेंगे, सपोज f कैपिटल f ऑफ x हमने रखा e पावर x, तो सी नॉट की हमारी वैल्यू है 1। ठीक है, सी नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर 0 है, यहां पर एक्स पावर 0 है तो उनका कोएफिशिएंट है 1। c1 की वैल्यू है 1, c1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 1। ठीक है, तो यहां पर एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट है 1। c2 की वैल्यू है एक्स पावर 2 1 बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह c3 की वैल्यू है 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो जनरली सपोज कि किसी फंक्शन को इसी शेप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इन कांस्टेंट c1 c2 c3 c0 इनको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अज्यूम कर ले कि किसी गिवन फंक्शन को हमने उसके सीरीज एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर लिया, c0 c1 ऑफ x c2 ऑफ x स्क्वायर c3 ऑफ x क्यूब। अगर हमें c0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड पे x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बनेगा f80 और राइट हैंड साइड बनेगा c0 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय 0 जो कि 0 हो जाएगा, c2 मल्टीप्लाइड बाय 0 जो कि 0 हो जाएगा, c3 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्यूब जो कि 0 हो जाएगा। तो हमें c0 के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि c0 इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो बात। ठीक है, अगर हम इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर हम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ c0 की वैल्यू मिलती है, c0, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाते हैं। ठीक है, c0 इज इक्वल टू कैपिटल F80। यहां पर आप थोड़ा सा c0 को F80 के साथ कंपेयर कर ले तो f ऑफ x हमारे साथ है e पावर x, e पावर 0 बनेगा, e पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला जो
कोएफिशिएंट है x पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है वो है कैपिटल F एट 0। ठीक है, अब प्रोसीजर हमें पता चल गया कि हमने C1 C2 और C3 किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। सो C1 को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सी नॉट के लिए हमने x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब C1 के लिए भी अगर हम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही रिलेशन दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो C1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन का डिराइवेटिव कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, f डैश ऑफ x हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर हम f डैश ऑफ x कैलकुलेट करते हैं तो f डैश ऑफ x क्या होगा? C नॉट 0 हो जाएगा, C1 x का डिराइवेटिव होगा C1, C2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स C2 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो f डैश x को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरह होगा। अब आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी कि C1 को कैलकुलेट करने के लिए f डैश ऑफ x में 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, अगर हम यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें और यहां पर भी 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां पर भी 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगी C1 इज इक्वल टू f डैश एट 0। ठीक है, e पावर x में 0 सब्स्टिट्यूट कर लो 1 आएगा, e पावर x का डेरिवेटिव लो उसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर लो उसमें वो भी 1 आएगा। ठीक है, सो C1 इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, C2 के कैलकुलेशन के लिए हमें उसी फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा और फिर उसी डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर इस साइड पे हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय C2, राइट हैंड साइड पे मिलेगा f डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि C2 इज इक्वल इनटू 1 ओवर 2 f डबल डैश एट 0। ठीक है, अगर C3 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए थर्ड डेरिवेटिव लेना होगा और C3 इक्विवेलेंट होगा 1 बाय 6। ठीक है, 1 बाय 6 f ट्रिपल डैश ऑफ 0। तो इस प्रोसीजर को अगर मैं जनरलाइज्ड कर लूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि CI द I कांस्टेंट इज बेसिकली 1 बाय I फैक्टोरियल इनटू I डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट्स किसी भी गिवन फंक्शन, कोई भी आपको फंक्शन दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि ये कांस्टेंट C0 C1 C2 C3 C4 ये कैलकुलेट कर लें, तो आपने क्या करना होगा? आपने ये रिलेशन यूज करना होगा। I में आपने सब्स्टिट्यूट करना होगा 0। I जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C0 इज इक्वल टू 1 बाय 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के इक्विवेलेंट होता है f 0 डेरिवेटिव ऑफ f एट 0। ठीक है, 0 डेरिवेटिव ऑफ f, 0 डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने कोई डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं की। ठीक है, सो C0 इज बेसिकली f एट 0। I इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर ले, 1 बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा I 1 आएगा यहां पर एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, C2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। C3 होगा 1 बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0, C3 होगा। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट्स किसी भी गिवन फंक्शन के लिए कांस्टेंट CI को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमें पता चल गया। अब हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो हम उसके ये कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारी ये है कि कोई भी फंक्शन कैपिटल F ऑफ x अगर हमें दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द फर्स्ट 10 कोएफिशिएंट्स या द फर्स्ट 100 कोएफिशिएंट्स, तो उन कोएफिशिएंट्स को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, अब यहां तक अगर स्टोरी समझ आ गई तो इसके बाद हमें थोड़ा सा ये जो एक्सपेरिमेंट है कि किसी गिवन फंक्शन के लिए कांस्टेंट CI को कैलकुलेट किस तरह किया जाए। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जब हम मैटलैब से परफॉर्म करते हैं तो हमें इसी फंक्शन की जो सीरीज एक्सपेंशन है इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। ठीक है,
और दूसरी बात यह कि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट टर्म्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम सीरीज के पहले 3 टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 100 टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह पहले n टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इस सीरीज के अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन को, यानी n टर्म ट्रंकेटेड सीरीज जिसे कहते हैं, n टर्म ट्रंकेटेड सीरीज, यानी x पावर n के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उसको इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है उसका अप्रॉक्सीमेटेड जो वर्जन है वो आएगा c0 c1 c2 c3 x क्यूब cn पावर x पावर n। ठीक है, दिस इज द इंटरम अप्रॉक्सीमेटेड सीरीज ऑफ कैपिटल एफ ऑफ x। ठीक है, स्टार्ट में मैंने बताया था कि जितना ग्रेटर आपका n होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका ये सीरीज होगा। ठीक है, n को अगर आप 3 रखते हैं तब भी आपका ये सीरीज अप्रॉक्सीमेटली f ऑफ x के इक्वलेंट होगा, लेकिन n को अगर आप 10 रखोगे तो वो जो सीरीज बनेगा वो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी, मींस अप्रॉक्सीमेशन का जो एरर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू अ वेक्टर which contains the entry c0 c1 cn multiplied by a column vector which contains x power 0 x power 1 up to x power n। ठीक है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। आप अगर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी। ठीक है, c0 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 0 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 1 प्लस 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 cn अप टू x पावर n। ठीक है, इसी सीरीज एक्सपेंशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला जो वेक्टर है इसमें क्योंकि कोएफिशिएंट्स हमने रखे हुए हैं तो इसको नाम देंगे कोएफिशिएंट वेक्टर। ठीक है, दूसरा जो वेक्टर है जो मल्टीप्लिकेशन में है कॉलम वेक्टर, इसको नाम देंगे वेरिएबल वेक्टर। समझ आ रही है? One is called the coefficient vector and the other is called the variable vector। अब कोएफिशिएंट वेक्टर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा और वेरिएबल वेक्टर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, अच्छा, ये वेरिएबल जो वेक्टर है x पावर 0 x पावर 1 x पावर n, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पार लूप का इस्तेमाल करेंगे। पार i इज इक्वल टू 0 अप टू n x एट i प्लस 1 इज इक्वल टू x पावर i। ठीक है, यहां पर लूप जो नजर आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर n तक। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 के लिए एंट्री बनेगी x पावर 0, i इज इक्वल टू 1 के लिए एंट्री बनेगी x पावर 1। ठीक है, अच्छा, वो एंट्रीज हमने एक वेक्टर में रखने हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 के लिए जो एंट्री है वो हमने रखनी है फर्स्ट पोजीशन पे। कैपिटल x एट i प्लस 1 मैंने इसलिए रखा क्योंकि i की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो i प्लस 1 1 होगा और x एट 1 मींस वेक्टर x में फर्स्ट पोजीशन पे जो एंट्री बनेगी वो x पावर 0 बनेगी। ठीक है, अगर ये लूप i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता तो यहां पर मैंने फिर i प्लस 1 नहीं लगाना था, डायरेक्टली i लगाना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लूप स्टार्ट है 0 से तो वेक्टर में फर्स्ट पोजीशन को एक्सेस करने के लिए मुझे i प्लस 1 का यूज करना होगा। ठीक है, और x पावर i, जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो हमारे साथ एक वेक्टर कैपिटल x बनेगा जिसमें एंट्रीज होगी x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 अप टू x पावर n। अच्छा, जो कोएफिशिएंट वेक्टर है जिसमें c0 c1 c2 cn इन्वॉल्व है तो उसको जनरेट करने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, ci को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन यूज करना होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन में 3 तरह की क्वांटिटीज यूज होती है। सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, i डेरिवेटिव में आपने x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो
सब्स्टिट्यूशन के लिए कमांड यूज होता है सब्स्टिट्यूट, SUBS। ठीक है, जिस क्वांटिटी में आप कोई चीज सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो वो क्वांटिटी आप लिख ले। ठीक है, कामा, कौन सी वेरिएबल को रिप्लेस करना चाहते हो वो वेरिएबल लिख लो, और इस वेरिएबल को किस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो वो वैल्यू लिख लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्यू एक्स 0, इसका मतलब यह होगा कि ये कमांड आपको क्वांटिटी क्यू में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, अच्छा, आई ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए यूजुअली कमांड यूज होता है DIFF, डिफरेंशिएट द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर i। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप i इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो आपको इसी कैपिटल F का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, इस तरह यानी i इज इक्वल टू 0 से आपको वही फंक्शन दोबारा मिलेगा, 0 ऑर्डर डेरिवेटिव। i इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह i ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए हमारे साथ जो कोड है वो है डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर i। एक क्वांटिटी और भी यूज हो रही है i फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं गेमा फंक्शन से। गेमा ऑफ x प्लस 1 इक्वलेंट होता है x फैक्टोरियल के। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। अगर आपने पाइप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपके साथ ये ऑप्शन है कि आप गेमा ऑफ 6 लिख लो, तो गेमा ऑफ 6 आपका इक्वलेंट होगा 5 फैक्टोरियल के। गेमा ऑफ 7 इक्वलेंट होगा 6 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो इन तीन कमांड्स का यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए कमांड यूज होता है सब्स्टिट्यूट, SUBS। 3 इनपुट्स होते हैं, जिस क्वांटिटी में आपने सब्स्टिट्यूशन करना है वो क्वांटिटी पहले आपने बतानी है, कौन सी वेरिएबल को चेंज करना है वो वेरिएबल बताना है, और कौन सी वैल्यू को मींस रिप्लेस करना है वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैंने यहां x विद 0 लिखा हुआ है। अगर x इज इक्वल टू 1 तो x कामा 1 लिख ले आप। अच्छा, आई ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए आपने DIFF ये कमांड यूज करना है, और फैक्टोरियल के लिए हम यूज करेंगे गेमा ऑफ x प्लस 1। चलिए अब इस इक्वेशन को हमने C0 से लेकर Cn तक वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए भी हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक लूप स्टार्ट कर लूंगा मैं फॉर i इज इक्वल टू 0 अप टू n। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन गिवन फंक्शन f का i ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो q इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर i। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ ये i ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी इस i ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे q a, एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट क्वांटिटी q x की जगह 0। ठीक है, हमने पहले i ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, उसको q कह दिया। q में हमने फिर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें fi एट 0 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी इसी वैल्यू को हमने 1 ओवर i फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा c से। c एट i प्लस 1 मीन्स i प्लस 1 पोजिशन पे 1 बाय गेमा ऑफ i प्लस 1। ठीक है, जो कि i फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट है स्टेरिक q8 a। ठीक है, इस क्वांटिटी को 1 ओवर i फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाइड कर लिया मैंने, 1 बाय गेम ऑफ i प्लस 1 स्टेरिक q8a यही क्वांटिटी है जो रेक्टेंगल के अंदर fi80 में लिखी हुई, और जो वैल्यू बन गई उस वैल्यू को मैंने वेक्टर c में i प्लस 1 पोजिशन पे लगा लिया। ठीक है, जब ये लूप एंड होगा तो c0, c1, c2 अप टू cn सारी वैल्यूज हमारे इस वेक्टर c में सेव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप
कोएफिशिएंट्स, किसी गिवन फंक्शन के कोएफिशिएंट्स वेक्टर भी कैलकुलेट कर ले और फंक्शन वेक्टर भी कैलकुलेट, वेरिएबल वेक्टर भी कैलकुलेट कर ले, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से आप उसका सीरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर सी को अगर मैं मल्टीप्लाइड कर लूं वेक्टर एक्स से, तो जो सीरीज बनेगा वो कैपिटल एफ का सीरीज एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी फंक्शन का सीरीज कैलकुलेट कर देते हैं तो यूजुअली हम उस फंक्शन को और उसके सीरीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दो तरीकों से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने उस फंक्शन का भी ग्राफ बना लिया और उसके सीरीज का भी हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्राफ से भी हमें पता चलेगा कि ये दोनों फंक्शन आपस में कितना एग्री कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि दोनों फंक्शन को और उसके सीरीज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अगर हम प्लॉट कर ले, जिसको हम एरर कहते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान एरर को भी के प्लॉट से भी ये आइडिया लगाया जा सकता है कि फंक्शन और उसका जो सीरीज है वो आपस में कितना एग्री कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मैथलैब की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि इन सारी चीजों को किस तरह से कवर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अभी कोशिश करेंगे कि जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा तो उस चीज को हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने मैटलैब में एक ये कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं कि हर एक स्टेप का क्या मकसद है। ठीक है, पहले लाइन पे मैंने कमांड लिखा हुआ है क्लियर ऑल, एंड यू नो दैट when you are trying to perform some experiment, then there is some elements in your workspace. So in the start of your experiment you should write the command clear all, which will clear every symbol and every variable from your workspace. अभी अगर currently मैं आपको दिखाऊं तो workspace में मेरे साथ कुछ entries मौजूद है। ठीक है, तो जब मैं ये कोड रन करूंगा तो सबसे पहले लाइन पे ये कमांड क्लियर ऑल रन हो जाएगा, जिससे ये इफेक्ट आएगा कि वर्कस्पेस में जितना कुछ भी होगा वो सारा कुछ एक तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सेकंड लाइन पे कोड लिखा हुआ है सिंबल्स SYMS तो क्योंकि मैं वेरिएबल x में फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे एक सिंबल चाहिए होगा x। ठीक है, तो सिंबल को मैं जनरेट करूंगा सिंबल्स x से। अगर आप y भी लिख दे तो x और y दो वेरिएबल्स बन जाएंगे उधर वर्कस्पेस में, लेकिन मुझे सिर्फ एक सिंबल की जरूरत है x की, तो मैं सिंबल्स x लिख लूंगा। ठीक है, अब एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका हम पावर सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। क्योंकि इसका सीरीज हमें पता है, हमने देखा हुआ है, तो हम कैपिटल F को e पावर x के इक्विवेलेंट रख लेंगे कि हमने इस पे प्रैक्टिस करना है। दिस इज और ट्रेल फंक्शन एक तरह से। ठीक है, अब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मुझे सीरीज के कितने टर्म्स चाहिए, 10 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए, या कितना मैंने सीरीज में से कितने टर्म कैलकुलेट करने हैं। तो उस वैल्यू को मैं कहता हूं स्केल लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट स्मॉल n बाय द स्केल लेवल। सो आई विल फिक्स n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 3 का मतलब होगा कि मुझे सीरीज के पहले 3 टर्म्स चाहिए। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप for I is equal to 0 up to n, capital X at I plus 1 is equal to x power I into n। ठीक है, जब ये लूप रन हो जाएगा तो हमें एक वेक्टर कैपिटल X मिलेगा जिसमें x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 अप टू x पावर n तक सारी एंट्रीज मौजूद होगी। ठीक है, जिस तरह से फॉर लूप, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फॉर लूप किस तरह काम करता है। ठीक है, सो i इज इक्वल टू 0 पे x पावर 0 बनेगा, वो पहले पोजीशन पर से हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1 पे x पावर 1 बनेगा, वो दूसरे पोजीशन पर से हो जाएगा। तो एक वेक्टर मिलेगा जिसमें x के डिफरेंट पावर्स असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद होंगे। अब कोएफिशिएंट वेक्टर को जनरेट करने के लिए हमने जो कोड डिस्कस किया हुआ था उस कोड को लिख लेते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0 अप टू n, क्वांटिटी Q is equal to differential of capital F with respect to X of order I।
ठीक है, तो इस कमांड में ये कैपिटल एफ आएगा लाइन 4 से। लाइन 4 पे हमने कैपिटल एफ डिफाइन किया हुआ है, तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी इस कोड में, ठीक है। और उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा और क्यू के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, क्यू में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड मैंने बताया था subs SUBS कैपिटल क्यू में x की जगह 0, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी बनेगी उसको रिप्रेजेंट कर लिया मैंने क्यू ए से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यू ए को मैंने मल्टीप्लाइड करना है 1 ओवर आई वेक्टोरियल से, जिसको मैं जनरेट करूंगा 1 ओवर गेम ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए। और जो भी वैल्यू बनेगी उसको मैंने वेक्टर सी में से रखना है आई प्लस 1 पोजिशन पे। पहले पोजीशन पर सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे पोजीशन पर सी वन की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड पोजीशन पे सी टू की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से एक वेक्टर सी बन जाएगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट्स वेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है और फंक्शन वेक्टर भी बने हुए हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मैं कहूंगा एफ सीरीज इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ एक्स। दोनों वेक्टर्स है, रो वेक्टर्स है, तो सी मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ एक्स से रो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर बनेगा, जो आपका फंक्शन एफ का सीरीज अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोड। तो मैंने कैपिटल एफ रखा हुआ था एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, एन मैंने रखा हुआ था 3, ठीक है। तो एफ सीरीज इज इक्वल टू एक्स पावर 3 डिवाइड बाय 6 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। सो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे ई पावर एक्स के सीरीज से, तो ई पावर एक्स के सीरीज के पहले जो 3 टर्म्स है वो सारे हमें, पहले जो 4 टर्म्स है वो सारे टर्म्स हमें मिल गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें इस सीरीज के ज्यादा एलिमेंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 7 एलिमेंट्स चाहिए, तो n इज इक्वल टू 7 में चेंज कर लूंगा और रन कर लेंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो हमें सामने स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट 7 टर्म of the e power x. You can also verify this by comparing it with the standard series, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल sin x का सीरीज कैलकुलेट करना है तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह आप किसी भी फंक्शन का जो सीरीज है वो आप आसानी से कैलकुलेट, sin x प्लस cos x इन दोनों का अगर सीरीज कैलकुलेट करना है तो आपने सिर्फ यहाँ पर फंक्शन f की वैल्यू चेंज करनी है, ये एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिकली उसी फंक्शन का सीरीज प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन सीरीज की जो एक्यूरेसी है उस पे बात होगी कि सीरीज हमारा इसमें एरर क्या है, यानी इसकी अप्रोक्सीमेशन कितनी है और इसकी अप्रोक्सीमेशन को एनालाइज हमने किस किस तरीकों से करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर एनालिसिस करते हैं पावर सीरीज का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे इन होम एंड स्टे सेफ।